हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सारी निटिग्रिटीज डिस्कस करेंगे, लॉ के प्रोविजंस को समझेंगे, फिर कैलकुलेशन में दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल एक्सेल के ऊपर किस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और साथ ही में कैसे आप उसको ITR पोर्टल के ऊपर जो है पुट करेंगे सारी फिगर्स को। सारा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट और थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट को समझेंगे हम। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते सीधा स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गए सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन GST, ITR एंड TDS के अंदर रिफंड वाला जो सेशन है वो ऐड हो चुका है और हो रहे हैं, उसके और सेशन भी बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे। साथ ही में ITR के अंदर आपको करंट असेसमेंट ईयर की 1 to 4 तो ऐड हो चुकी हैं, ITR 5, 6, 7 भी बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगी। जैसे ही सारे सेशंस ऐड होंगे कोर्स के प्राइसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं GST, इनकम टैक्स, TDS को प्रैक्टिकली सीखने के लिए, सो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कोर्स की सभी डिटेल्स को। चलिए अब चलते हैं, समझते हैं किस तरीके से आपको कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है, पहले उसके एक मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, फिर चलेंगे हम एक्सेल शीट पे, आपको कंपटीशन सिखाऊंगा, उसके बाद में पोर्टल पे कैसे आपको फिगर्स डालनी होती हैं, सारे एक्सपेक्ट्स को बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है पहले 36 मंथ होता था, लेकिन अब जो है करंटली आपको जो देखना होता है वो 24 मंथ्स होता है। 24 मंथ्स जो है वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। तो 24 मंथ से ज़्यादा अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है, उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है। नाउ टैक्स रेट की बात करें तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 20% फ्लैट टैक्स रेट यहाँ पर आपका लगाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं दी जाती हैं। डिडक्शंस आपको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलती हैं। डिडक्शन जो आपकी होती है चैप्टर 6A की डिडक्शन में उसकी बात कर रहा हूँ, वो डिडक्शन आपको यहाँ नहीं दी जाती है इसमें से। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके नॉर्मल स्लैब रेट से चार्ज होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से चार्ज होता है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो होती है वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। कंपटीशन में आपको सिखाऊंगा इंडेक्सेशन किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन को अगर समझे तो ये बेसिक से मैंने फॉर्मेट दिए हुए, फॉर्मेट बिल्कुल बेसिक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस करेंगे आप, ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाती है, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप माइनस करेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो यहाँ पर आ जाता है। लॉन्ग टर्म के अंदर बस एक चेंज आता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसकी जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाती है। नोट्स को अगर हम समझें तो कंसिडरेशन जो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, इसकी अगर मैं बात करूं, वुड बी द हायर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल्स वैल्यू। यहां पर दोनों में से जो भी हायर है वो आपको लेकर के चलना होता है। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली बात मैं आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट ने जो है ब्लैक मनी को रोकने के लिए यहाँ पर ये सारे काम किए हुए हैं, बट प्रैक्टिकली कैसे काम होता है अगर आपने सेल किया तो शायद आपको पता भी होगा, या फिर आप करने वाले हैं तो समझ लीजिए, आपको प्रैक्टिकल जो है ये चीज़ें हेल्प करेंगी। जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है वही वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी होती है, उसी पर आपको जो है पूरी ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी उसी के ऊपर आपको अपनी एक्चुअल कंसिडरेशन करनी है, चाहे आप सेलर हैं चाहे बायर हैं। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 10% की जो टॉलरेंस लिमिट है इसका ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम एक्सेल में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे ये चीज़ ध्यान रखी जाती है। सेकंड है, इफ एक्चुअल सेल्स वैल्यू इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, डिफरेंस इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड ऑफ बायर। तो बायर के लिए भी वहां पर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए प्रैक्टिकली जो काम किया जाता है वो यही किया जाता है कि जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वही आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन जो है उस ट्रांजेक्शन का होता है। उसके बाद बात करें एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। सो अगर आपको जो गेन हुआ है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच करके गेन हुआ है, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं किसी दो रेजिडेंट, पहले एक रेजिडेंट हाउस होता था तो सेक्शन 54 के अंदर आपको कुछ डिडक्शन मिलती है। अब एक की जगह 1 और 2 रेजिडेंट हाउस कर दिया, तो 2 रेजिडेंट हाउस अगर आप परचेज करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54 में। 54EC के अंदर अगर आप NHI या RECL के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगी। और 54GB अगर आप जो एलिजिबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एग्जम्पशन यहाँ पर मिल जाती है। बाकी मैं ये आपको नोट्स दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। इसकी और भी काफी सारी कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिट्स भी होती हैं, तो वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप एग्जम्पशन को क्लेम कीजिएगा। चलिए एग्जम्पशन वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सीधा एक्सेल के ऊपर और आपको दिखाता हूं जो कंप्यूटेशन है किस तरीके से आपको करनी होती है, आपको डेटा कहां से मिलेगा, कैसे आप उसको ITR पोर्टल के अंदर, अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर पुट करेंगे। चलिए चलते हैं सीधा एक्सेल के ऊपर। सो गाइज आ चुके हैं हम एक्सेल पे। एक बार आपको कंपटीशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम चलेंगे पोर्टल पे और दिखाऊंगा कैसे आपको इस डेटा को फीड करना होता है। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन जो है सबसे पहले ये हमको करनी होती है
कैपिटल गेन की कैलकुलेशन से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, एक सेकेंड रुकिए, ये इंफॉर्मेशन हमको यहां पर चाहिए होती है। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंडेटरी है, मिलेगी कहाँ से, आप सेल्स डीड ले सकते हैं, सेल्स डीड के अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और परचेज की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है पूछ सकते हैं सेलर से, या फिर सेलर की जो प्रॉपर्टी की एक चेन होती है तो आप प्रॉपर्टी चेन भी मांग सकते हैं कंपटीशन के लिए यहाँ पर, उससे आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, यानी परचेज डेट, जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है उसकी परचेज डेट क्या है और सेल्स कब हुई है। तो सेल्स हमारी 21 में हुई है, सेल्स डेट ये है, और परचेज डेट जो है वो 1 जनवरी 2018 है। तो मोर देन 24 मंथ्स यहां पर बनता है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हमारी यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टर्म के अंदर क्लासीफाई की जाएगी। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है, जो आपने सेल की है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है। तो हमारे केस में 40 लाख जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये इंफॉर्मेशन आपको सेल्स डीड से मिलेगी, जरूर ले लेना, ऐसे एस्टिमेट बेसिस पे यहाँ कुछ नहीं डालना होता। सेल्स कंसिडरेशन जो होती है वो सेम ही होती है, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। तो 40 लाख जो आपका सेल्स डीड के अंदर ये भी मेंशन होगा, तो 40 लाख हमारी सेल्स कंसिडरेशन होगी। इंडेक्सेशन का बेनिफिट येस या नो, अगर लॉन्ग टर्म है तो येस, शॉर्ट टर्म है तो नो आएगा यहाँ पर। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट है तो फिर आपको यहाँ पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए होता है। नाउ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, आप गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होता है CII इनकम टैक्स। सीआईए की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज पर इनकम टैक्स। सो यहाँ पर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितना CII है, कौन से ईयर का आप कर रहे हैं। सो हमारी देखिए प्रॉपर्टी कब सेल हुई है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 7 जून 2021, यानी हमको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का CII चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इधर देखिए 317 हमारा CII है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो 317 आ गया। और CII बेस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर वो प्रॉपर्टी परचेज हुई थी। तो प्रॉपर्टी परचेज हुई थी जैन 2018 में, यानी वो फाइनेंशियल ईयर 17 एंड 18 होगा हमारा। तो 17-18 का हमारा ये रहा 272, तो वो 272 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। परफेक्ट। उसके बाद आइए COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कहां से मिलेगी, प्रॉपर्टी चेन आपको देखनी पड़ेगी, जिस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो रही है वो जब परचेज हुई थी तो परचेज के टाइम पे कितने में परचेज की थी। जो आज सेलर है एक टाइम पे वो भी तो कभी बायर होगा, तो उसने कितने रुपए में उसको परचेज किया था। तो 25,90,000 जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद में हमको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेनी होती है। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी ली, उसके बाद में उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंज करवाया और काफ़ी सारे चेंजेस करवाए, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको लेकर के चलनी है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो हमने 0 लिया है। बायर का नेम आपको चाहिए, बायर का पैन चाहिए, और प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको चाहिए होता है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपको ITR जब आप फाइल करेंगे वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। उसके बाद में अब आ जाइए कंपटीशन वाले पार्ट पे। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, 40 लाख। एक्चुअल सेल्स वैल्यू भी हमारी 40 लाख है, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो 40 लाख आएगा। मैंने आपको बता देता प्रैक्टिकली ये दोनों सेम ही रहते हैं, क्योंकि पता है लोगों को भी कि अगर वो डिफरेंस कहीं ना कहीं अगर कुछ करेंगे तो इनकम टैक्स में उनको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल्स वैल्यू जो होती है वो प्रैक्टिकली आपको 99.9% केसेस में जो है वो सेम ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं होगी प्रैक्टिकली। बाकी अगर एग्जाम के पर्पस के लिए आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे तो कुछ भी दे देते हैं, कम ज़्यादा ये वो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 40 लाख है, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो होते हैं ब्रोकरेज वगैरह वो आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। उसके बाद नेट सेल्स कंसिडरेशन आपकी आ जाएगी, तो 39 लाख की हमारी नेट सेल कंसिडरेशन है। उसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पर लोग फॉर्मूले रटने लग जाते हैं, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है कि लॉन्ग टर्म जब कोई असेट होती है, लॉन्ग टर्म असेट्स के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो उस हिसाब से आपने जो 29 लाख रुपए लगाए थे उसकी आज की वैल्यू कुछ और होगी। आज अगर आपको उतना ही खर्चा करना हो, अगर वही काम करवाना हो, तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं CI, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, जो इनकम टैक्स CBDT जिसको इशू करता है, ये वाला हमको चाहिए होता है। तो करंट ईयर का है 317 रुपये और बेस ईयर का है 272 रुपये। तो यानी वो वाला काम जो मेरा 2 साल 3 साल पहले 272 रुपीज़ में होता, आज वो काम मेरा 317 रुपीज़ में होगा। ये बहुत लॉजिकल सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होती। आप बुक्स पढ़ेंगे, कोई कहीं फॉर्मूला पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला दिए होते हैं, बट एक लॉजिकली चीज़ सोचिए ना, अगर आपको ये काम बेस ईयर में करवाना होता, यानी 2 साल 3 साल 4 साल पहले करवाते आप, तो आपके 272 रुपीज़ लगते, लेकिन आज करवाओगे तो 317 रुपीज़ लगेंगे। तो यहाँ पर जितना आपका खर्चा आया
25 लाख 9। तो ये कॉस्ट भी तो आज इंक्रीज हो जाएगी ना, तो इस कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, 29 लाख ये हमारा आ गया 29,50,000। इसको डिवाइड कर दो आप कितने से, 272 से। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 272 से, 272, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 317 से, 317 से। तो यानी अगर मेरे को उतना ही खर्चा, वही काम जो मैंने परचेज करा था 25,90,000 का, अगर मैं आज परचेज करने के लिए जाऊं तो कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से भी उसकी प्राइस जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, 3018493। सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा डिफरेंस है वो मेरा गेन का नहीं है। जो डिफरेंस आएगा ना सेल्स वैल्यू में और परचेज वैल्यू में, वो पूरा का पूरा सेल्स का नहीं होता, उसके बीच में इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आता है। तो हम कर क्या रहे हैं, मैं लॉजिकल आपको चीज समझा रहा हूं, हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहां पर हटा रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ा है वो कोई मेरा कैपिटल गेन थोड़ी माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर दिया। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई, 30,18,493। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको बोलते हैं, यानी इंडेक्सेशन करने के बाद में। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। 25,90,000 को हमने डिवाइड किया 272 से एंड मल्टीप्लाई कर दिया आज के रेट से जो कि है 317। तो हमारा आज की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई 30,18,493। और होप सो आपको ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। इसी तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपको निकालनी होती है। तो जिस ईयर में आपने इंप्रूवमेंट कराई सेम पॉइंट है, अगर वही इंप्रूवमेंट आपको आज करानी होती तो उसका आपको कॉस्टिंग ज्यादा आती। तो वही यही सेम फॉर्मूला आपका नीचे भी लग जाता है, बट हमारे में जीरो है तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके निकल के आ जाते हैं। सो 881,507 ये हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे निकल के आए हैं। उसके बाद एग्जम्पशन मिलती है आपको सेक्शन 54, जो मैंने आपको काफी सारे 3-4 सेक्शंस बताए थे। अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को, 2 प्रॉपर्टी अब आप खरीद सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, एंड उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर जितना आप इन्वेस्ट करोगे या फिर आपके कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, उसको आपको यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाती है। और हमारे केस में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, री इन्वेस्ट नहीं हुआ है, तो जो पूरा का पूरा है वो हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किसी, ये तो हमने कैपिटल गेन हेड की कंपटीशन आपकी डन हो चुकी है जब आपने सेल्स की है कोई प्रॉपर्टी, लैंड या फिर बिल्डिंग। इसके अलावा कोई अदर सोर्सेज इनकम है वो आप डाल सकते हैं, पीजीवीपी, हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी की इनकम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। खैर आज का हमारा पॉइंट वो नहीं है, उसके लिए आप मेरी डिफरेंट वीडियोस देख लीजिएगा। आज हम खाली लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल गेन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो कंपटीशन के अंदर आप जाएंगे तो बाकी सारे हेड्स में जीरो आएगा, कैपिटल गेन के अंदर 881,507.35 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो 80C के अंदर एक हमने LIC करवाई है 60,000 की। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो ये होता है प्रॉपर्टी वाला, इसके ऊपर आपको डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर हमको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी और हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वही हमारी टोटल इनकम बन जाएगी, इसमें से नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक चेंज करके आपको बताता हूँ। अगर मेरी सैलरी की इनकम यहाँ पर 4 लाख रुपीज होती तो सैलरी की इनकम में से तो आप ये माइनस कर सकते हैं 60,000, लेकिन हमारे केस में क्योंकि सारी की सारी इनकम जो है वो रिप्रेजेंट करती है कैपिटल गेन को, जो कि प्रॉपर्टी से हुए, हमको लैंड एंड बिल्डिंग से हुए हैं, तो उस केस में आप ये 60,000 की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अभी आपको मैं पोर्टल पे चीज़ें डाल के दिखाऊंगा तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बट कंपटीशन में भी आपको ये समझना चाहिए। तो आपका यहाँ पे टोटल इनकम आ जाती है 881,507, जो कि हमारी GTI भी थी। ये ग्रॉस टोटल इनकम इसको बोला जाता है, जो 5 हेड्स की इनकम को ऐड करके फिगर आती है, ठीक है, वही हमारी टोटल इनकम बन जाती है। अब बारी आती है कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपने इनकम निकाल ली, टोटल इनकम, अब निकालेंगे टैक्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो टैक्स की कैलकुलेशन अब ध्यान से देखिए। यहां पे सबसे पहले आपको स्पेशल रेट वाले टैक्स निकालना होता है। तो सेक्शन स्पेशल रेट से जो आपका टैक्स निकलेगा वो सेक्शन 112 का है, ये वाला टैक्स। यहां पे सेक्शन में हटा देता हूं, सिक्योरिटी वाला नहीं है, इनकम टैक्स ऑन, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 के अंदर ये निकाले जाते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो देखिए अब इसकी कैलकुलेशन को भी ध्यान से समझिए। 881,507 है, लेकिन यहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है जो कि एक हर इंडिविजुअल को दी जाती है। अगर आपकी 60 से बिलो एज है तो आपको 2.5 लाख तक की इनकम आपकी एग्जम्प्ट की जाती है, तो उसको बोला जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको प्रॉपर्टी से होता है, यहां पर भी वो वाली एग्जम्पशन आपको दे दी जाती है। डिडक्शन नहीं दी जाएगी, चैप्टर 6A की डिडक्शन जो होती है वो नहीं दी जाती है, लेकिन जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट आपको दिया जाता है, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो चलिए इसमें से माइनस कर देते हैं
1000। तो ये हमारी आ गई टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर हमको टैक्स निकालना है। टैक्स का रेट मैंने आपको थ्योरी वाले सेशन में बताया था, 20% टैक्स का रेट होता है। सो इसका 20% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। शायद फिगर कुछ गलत हो गई, एक सेकंड रुको। प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 20%। परफेक्ट। सो 126,301, 1,26,301 रुपए का यहां पर आपका क्या बन रहा है, टोटल इनकम टैक्स बन रहा है। तो इनकम टैक्स आ गया, इसके ऊपर 4% क्या लगेगा आपका, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा, और टोटल आपको कितना पे करना है, 131,355 का टैक्स जो है आपको पे करना है। ये आप चालान बना करके पे कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, पूरी कंपटीशन हमने यहाँ पर समझ ली। अब चलते हैं पोर्टल के ऊपर और सीखते हैं किस तरीके से इस कंपटीशन को आप अपने पोर्टल में जो है पुट करेंगे। आज मैं खाली जो लैंड एंड बिल्डिंग की सेल होती है उससे रिलेटेड ही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको सैलरी की इनकम होती है तो सैलरी की तो वैसे बेसिक इनकम है, आप फॉर्म 16 से ले सकते हैं, या फिर बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट सेशन अलग अलग बनाए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, एंड आपको शो करता हूं किस तरीके से आपको ये जो फिगर्स हैं इसको अपने आईटीआर में रिफ्लेक्ट करनी होती है। क्वेश्चन एक आता है कि सर आईटीआर कौन सी सेलेक्ट करें। देखिए कैपिटल गेन के लिए आईटीआर, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आईटीआर 2 या 3 ही आप फाइल करेंगे, अगर आप कंपनी है तो आईटीआर 6 आप फाइल करेंगे, एलएलपी है तो आप आईटीआर 5 फाइल करेंगे। नाउ अगर आप इंडिविजुअल है तो 2 और 3 में से कौन सी ऑप्ट करनी है। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आप आईटीआर 3 के लिए जाएंगे, अगर बिजनेस की इनकम नहीं है आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। सो लॉगिन हमारा हो चुका है। यहां पर आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आपको जाना है। असेसमेंट ईयर करंट, जो भी करंट असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आप जाएंगे, उसके बाद आपको यहां पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल, देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर्म कौन सा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल क्या है तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 ही आएगा, एलएलपी है तो आईटीआर 5, कंपनी है तो आईटीआर 6 आपको सेलेक्ट करना है। और 2 और 3 में से कौन सा, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सैलरी है, खाली सैलरी इनकम है तो उस केस में कैपिटल गेन आप आईटीआर 2 में शो कर सकते हैं। आईटीआर 2 में दिखाने वाला हूं आपको, प्रोसीड विद आईटीआर 2, क्योंकि हमारे केस में तो खाली कैपिटल गेन की इनकम है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे रीजन आपको सेलेक्ट करना है, तो टैक्सेबल इनकम हमारी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो इसको करके हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए इनकम के अंदर आप जाएंगे, जो भी रेलिवेंट आपका शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। सैलरी है तो सैलरी सेलेक्ट कीजिए, वरना अनचेक कर दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी है तो सेलेक्ट कीजिए। तो मैं एक बार सारे चेक रहने देता हूँ। वैसे मैं आपको खाली शेड्यूल कौन सा सिखाने वाला हूँ आज, कैपिटल गेन वाला शेड्यूल, वो भी जब लैंड एंड बिल्डिंग से आपको जो है वो क्या होती है, गेन हुआ है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब आप सेव कर लीजिएगा, ये मैं नहीं बता रहा। पर्सनल जनरल इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल, सैलरी, ये सारा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी आईटीआर 2 वाली वीडियो चेक कर लीजिए। अगर आपको ये सारे शेड्यूल सीखने, वहाँ पे मैंने सारे शेड्यूल्स डिस्कस किए हैं। इवन कैपिटल गेन का शेड्यूल भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज कैपिटल गेन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग वाला जो पार्ट था ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, यही हमारा आज का मेन फोकस है। पहला पॉइंट होता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, इसको आप चेक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होता है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। एक बार इसको लोड होने देते हैं। तो यहाँ पे हमको डिटेल्स ऐड करनी होती है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। सबसे पहले डालना होता है डेट ऑफ परचेज या फिर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है आईटीआर फाइल करते टाइम पे। तो ये रही हमारी वो इन्फॉर्मेशन, दिस वन आ जाइए। सो हमारी डेट ऑफ परचेज या एक्विजिशन है 1 जनवरी 2018। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कीजिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करो कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभार स्किप हो जाती है और फिर बाद में आप फंस जाते हो। तो 2018 है, तो यहाँ पे एक बार बैक करते हैं। 2018 ये रहा हमारा, जैन 1 जनवरी 2018 था ना, 1/1/2018, और सेल हमने करी है 7 जून 2021। तो ट्रांसफ़र डेट पे आप जाएंगे, 2021 पे हमको जाना है। एक सेकेंड रुकिए, 2021 जून 1, परफेक्ट, 1 जून। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 24 मंथ से हमारे 41 मंथ्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगी। यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, तो हमारे केस में हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअल सेल्स वैल्यू कितनी है, 40 लाख का कंसिडरेशन जो है उसके अंदर है 40,
लाख। उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है उस प्रॉपर्टी की, तो ये भी हमारी 40 लाख की है। सो सिंपली अगर आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी 110% जो है वो रह सकती है इसकी। अगर 110% है तब भी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पर लेनी पड़ेगी। यानी सिंपली बोलूँ 10% का मार्जिन है इसमें से, वो आप उतना आप रख सकते हैं, उतनी आप कम कंसिडरेशन कर सकते हैं। लेकिन वो दिक्कत फिर बायर के हैंड पर हो जाएगी, उसके अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिलता नहीं है आज की डेट में, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि आप यहाँ पे ज़्यादा टैक्स प्लानिंग और वो चीज़ें कर नहीं पाओगे, इसीलिए यहाँ पर ये सेम ही रहता है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 48 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन हमको यहाँ पर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी है, इंडेक्सेशन वाली नहीं लिखनी, आपको खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी है 25,90,000, तो वो आप यहाँ पे पुट कीजिए 25,90,000। तो इंडेक्स कॉस्ट जो है वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। देखिए 30,30,18,943, इसको आप मैच कर लीजिए 3018, इसको जूम आउट करता हूँ मैं, 3018,943 मैच होगी ये। उसके बाद आइए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस जो हमारे कनेक्शन टू ट्रांसफर हैं, तो एक्सपेंसेस 1 लाख के एक्सपेंसेस हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए 1 लाख हमारा यहाँ पर आ गया 31 लाख। तो बैलेंस हमारा कितना बचा 881,507, तो नीचे आप देखेंगे 881,507 यही हमारा आ रहा है। और इसके बाद में अगर डिडक्शंस जो मैंने आपको बताए थे सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F और 54GB, अगर आपने कहीं NHAI के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है या फिर नए हाउस परचेज किया है तो उस केस में आपको ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमको मेल कर सकते हैं, आपको पूरी टैक्स प्लानिंग इसके बारे में हम बता देंगे, किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसमें कितनी लिमिट तक आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल टैक्स प्लानिंग के लिए आप नीचे हमारी ईमेल आईडी दी है, वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स डालने के बाद में कुछ आपको यहाँ पर इमोवल प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी होती है, नेम ऑफ बायर आपको देना होता है, तो मैं अपना ही नेम एक बार डाल देता हूँ। उसके बाद पेन डालना है, मेरा पेन लेगा, आधार, परसेंटेज ऑफ शेयर 100% है, अमाउंट कितना है 40 लाख। उसके बाद में एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद में स्टेट्स दिल्ली आपका अपने आप आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी, वैसे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको ये बायर का पेन और प्रॉपर्टी का एड्रेस चाहिए होता है, नेम, पेन, और उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये डिटेल्स हमारी यहाँ पर बायर की डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो गई हैं। और अगर दो बायर हैं, कभी कभार क्या होता है जॉइंटली प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो उस केस में आप जो है 50-50% दो बायर्स भी यहाँ पर, मोर देन 1 बायर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स डालने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐड, या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है उसके 4 फ्लैट्स बना दिए जाते हैं। तो एक बिल्डर होता है, वो खरीदता है, उसके ऊपर 4 फ्लैट बनाता है और फिर बेच देता है। तो वो 4 फ्लैट बेचे तो 25% जो है वो यहाँ पर वैल्यू फिर आपको अपोर्शन करनी पड़ती है। या फिर अगर जॉइंट ओनर है तो जॉइंट ओनर में भी आप 50-50% यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। डिटेल्स डालने के बाद में आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो हमने निकाले थे अपनी कैलकुलेशन में 881,507, ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद एक डिडक्शन थी, तो मैं डिडक्शन भी डाल देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिडक्शंस जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा 2.5 लाख का, लेकिन डिडक्शंस आप माइनस नहीं कर सकते, चैप्टर 6 से वाली डिडक्शन आप माइनस नहीं कर सकते। तो ये डिटेल हमने डाल दी है। चैप्टर 6 से की डिडक्शन मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। 60 लाख रुपीज़ की, 60 लाख की नहीं, सॉरी 60,000 की LIC वाली जो डिडक्शन थी, सेक्शन 80C के अंदर 60,000 की डिडक्शन है, इसको आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, डन। और उसके बाद नीचे जाके आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो डिडक्शन हमने डाल दी है। अब आपको मैं एक बार टोटल इनकम दिखा देता हूँ। बाकी देखिए आपके केस में हो सकता है और इन्फॉर्मेशन भी हो, सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर बिजनेस की इनकम है, अदर सोर्सेज है, तो वो भी आपको ITR 2 में तो खैर बिजनेस की इनकम नहीं आएगी, ITR 3 आपको फाइल करनी है अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, और अदर सोर्सेज की इनकम तो आप दोनों में डाल सकते हो। उसके बाद आप आएंगे टोटल इनकम में आप आएंगे, तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम दिखाएगा 881,507। देखिए यहाँ पे टोटल इनकम में डिडक्शंस माइनस नहीं हुई है, 881,507। और उसके बाद इनकम विच इज चार्जेबल एट स्पेशल रेट, तो इसको आप देखेंगे बेसिकली ये क्या माइनस हुआ यहाँ से 661 क्यों आ रहा है, क्योंकि 881 में से 2.5 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो आपकी वहाँ से माइनस हो गई है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ शेड्यूल, ये देखिए
सेक्शन 112, यही हम टैक्स की कैलकुलेशन हमारी देख लीजिए, हमने भी अपनी शीट में यही की है टैक्स की कैलकुलेशन। कंपटीशन ये रहा, कंपटीशन में आइए, ये देखिए सेक्शन 112 के अंदर हमने किया 126,301 और ये कैसे आया, 881 में से हमने माइनस किया 2.5 लाख, जो बैलेंस आया उसके ऊपर 20% निकाला। तो देखिए यहाँ पर भी यही हुआ 881,507 और आफ्टर एडजस्टिंग मिनिमम चार्जेबल टैक्स तो 2.5 लाख हमने माइनस किया तो 631,507, इस पर जब टैक्स निकाला तो 126,301 बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर डेटा आया है। तो इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती हैं, सेल्स पे आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फीड करनी होती है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव करने के बाद आगे कंटिन्यू करना होता है, आधार OTP से अपनी रिटर्न वेरीफाई करनी होती है एंड देन उसको फाइल करना होता है। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको कैपिटल गेन निकालने हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर पर, और किस तरीके से उसको अपनी ITR में शो करना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। और जाते जाते 80% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, आज के सेशन में इतना ही। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।